अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुश आमदीद। ENG 504 का लेसन नंबर 36 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज़। टॉपिक नंबर 212 से 217 तक कवर करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें जब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं किस बिना पर होते थे, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स की बिना पर होते हैं, या जो वो लर्नर स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, वो जी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जी चैप्टर जहाँ मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट और MCQ से भरा हुआ है, तो बेयर विद मी। सबसे पहले जी MCQs आ जाए। द टर्म लर्निंग स्टाइल्स इज़ commonly reserved for preferred forms of brain activity associated with information acquisition and processing। ये जो टर्म है लर्निंग स्टाइल्स की, इसको ज़्यादातर किससे रेफ़र किया जाता है कि आपकी ब्रेन एक्टिविटी क्या है, आपका दिमाग किस तरह काम करता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, आपका क्या स्टाइल है। मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि देख के ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, लर्न कर पाते हैं। कुछ को सुन के ज़्यादा अच्छी तरह समझ आता है, कुछ को वो चीज़ खुद प्रैक्टिकली करके ज़्यादा समझ आता है। ये होता है लर्निंग स्टाइल। प्रेफर्ड फॉर्म्स ऑफ ब्रेन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग। आप कैसे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, आपका दिमाग कैसे प्रोसेस करता है, किन वेज के थ्रू, किन स्टाइल के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है लर्निंग स्टाइल्स क्या होते हैं। फिर जी आगे नेक्स्ट आ जाए जी। रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स यूज़ लर्निंग स्टाइल रिसर्च विद पर्सनैलिटी एंड कॉग्निटिव स्टाइल्स टू डिटर्मिन एबिलिटी, प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग। रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स लर्निंग स्टाइल्स का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसे किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जी वो पता लगा सकें कि किसी भी बच्चे की कितनी एबिलिटी है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके कॉग्निटिव स्टाइल मतलब उसके दिमाग के सोचने के क्या तरीक़ेकार हैं, किस तरीक़ेकार से उसका दिमाग चलता है, किस तरीक़ेकार से उसका दिमाग किस चीज़ को पिक करता है, सीखता है। उस बच्चे का बेसिकली लर्निंग स्टाइल क्या है, और उस लर्निंग स्टाइल के थ्रू वो किस तरह कितनी जल्दी कोई चीज़ सीखेगा, परफॉर्मेंस उसकी कैसे होगी, क्लासरूम को वो किस तरह फिर उसी हवाले से उसी स्ट्रेटजी के हवाले से किस तरह वो बेहतर कर सकते हैं क्लासरूम में जो वो सिखा रहे हैं, या टीचिंग जो वो कर रही है टीचर, वो किस तरह बच्चे की लर्निंग स्टाइल्स को देख के अपनी टीचिंग बेहतर कर सकती है, उसके मुताबिक ढाल सकती है। सारी चीज़ें ना इस रिसर्च में वो रिसर्च करते हैं जी कि लर्निंग स्टाइल्स बच्चे के हम देख के तो हम किस तरह क्लासरूम या टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। द टर्म लर्निंग स्टाइल, कॉग्निटिव स्टाइल, द टर्म लर्निंग स्टाइल, कॉग्निटिव स्टाइल, पर्सनैलिटी टाइप, सेंसरी preference and modality etc. are often used loosely and interchangeably। ये जो सारे वर्ड्स मैंने बोले हैं ये लर्निंग स्टाइल्स की बजाय भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये सारे नामों का एक ही मतलब है तकरीबन, ये इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं। लर्निंग स्टाइल, कॉग्निटिव स्टाइल। लर्निंग स्टाइल यही होता है ना कि बच्चे का दिमाग किस तरह कोई चीज़ पिक करता है, किसी चीज़ को कैसे वो सीखता है, उसका दिमाग क्या प्रेफर करता है, तो वो कॉग्निटिव स्टाइल भी आ जाता है। पर्सनैलिटी टाइप भी आ जाता है बच्चे की कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है जी, वो देख के ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाता है, ये जी उसकी पर्सनैलिटी में शामिल है। सेंसरी प्रेफरेंस में जी उसकी सेंसेस में से कौन सी ज़्यादा सेंसेस प्रेफर करती है लर्निंग के हवाले से, उसकी सुनने की, उसके खुद से करने की, उसके देख के करने की, ये जी सारे सेंसरी प्रेफरेंस। और मोडालिटी है कि बच्चा जो है वो किस मॉडल को ज़्यादातर प्रेफर करता है, किस लर्निंग मॉडल को ज़्यादातर प्रेफर करता है। ठीक है, ये जी MCQs थे जी। आगे जी आ जाए। कॉग्निटिव स्टाइल रिसर्च इनिशियली एड्रेस्ड फेनोमेना एज परसेप्चुअल स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी।
कॉग्निटिव स्टाइल के ऊपर जो रिसर्च की गई तो उसके अंदर सबसे पहले ये जो लर्निंग स्टाइल, ये जो बच्चे के दिमाग के जो स्टाइल हैं सीखने के मामले में, उसको क्या समझा गया, परसेप्चुअल स्पीड समझा गया और फ्लेक्सिबिलिटी समझी गई। मतलब कि बच्चे के किसी भी चीज़ के ख़याल या किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्ट के किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठाने की स्पीड क्या है, कितनी है, कैसे है, कितनी स्पीड में वो अपने दिमाग में किसी कॉन्सेप्ट को बिठाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है उस बच्चे की, मतलब कि वो कितनी की मिकदार में एक वक्त में अपने दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बिठा सकता है, कितना ज़्यादा, मतलब 10 चैप्टर पे तो नहीं ना बिठा सकता, ठीक है, थोड़े से ही कॉन्सेप्ट बिठा सकता है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है और स्पीड क्या है। Later researchers focused on processing styles from the point of view of ego psychology। ये जी बस एक रट्टे के तौर पर MCQs देख लें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी तो खिचड़ी पक जाएगी। तो जी रिसर्चर्स ने फिर जी इन जो ये प्रोसेसिंग स्टाइल्स हैं या कॉग्निटिव स्टाइल्स हैं या लर्निंग स्टाइल्स हैं, जिस जो मर्ज़ी कह लें, इसको जी उन्होंने ईगो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बस आपने ये याद रखना है कि एहरमान और लीवर, ये जो दो बंदे थे, इन्होंने एक कॉग्निटिव स्टाइल का मॉडल बनाया। ठीक है, बस आपने ये याद रखना, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं। इन्होंने ये बनाया, इसमें जी उन्होंने 2 कैटेगरीज़ हमें इंट्रोड्यूस करवाई हैं लर्नर्स की। एक है इक्टेनिक, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है सही, इस्टेनिक कहेंगे, इक्टेनिक कहेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। एक है इक्टेनिक और दूसरी है साइनॉप्टिक। ठीक है, इक्टेनिक लर्नर क्या होते हैं। इन दिस मॉडल एन इक्टेनिक लर्नर वांट्स और नीड्स कॉन्शियस कंट्रोल ओवर लर्निंग प्रोसेस। ये जो इक्टेनिक लर्नर होते हैं, ये जब कोई चीज़ सीखने लगते हैं तो ये एक पूरे सिस्टम के थ्रू उस चीज़ को सीखने के लिए जाते हैं। वो एक पूरे एनालिटिकल व्यू में उस चीज़ को सीखते हैं। मतलब ये कि अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई इंग्लिश सीख रहा है इक्टेनिक लर्नर, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ये तरीक़ेकार है, इस तरीके से मैं लैंग्वेज सीख सकता हूँ। मतलब कि मैं पहले ABC सीखूँगा, फिर मैं जोड़ तोड़ सीखूँगा, फिर मैं उसके क्या कहते हैं छोटे छोटे जुमले बनाना सीखूँगा, फिर ग्रामर के रूल सीखूँगा। इस तरह करके मुझे ये लैंग्वेज आएगी प्रॉपर तौर पर। ठीक है, तो ये जो लर्नर है ये पूरा अपने दिमाग के ऊपर एक कॉन्शियस कंट्रोल रखना पसंद करते हैं और ये एक पूरे सिस्टम के थ्रू कोई भी चीज़ सीखते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ सीखना पसंद करते हैं। ठीक है, वेयर एज आ साइनॉप्टिक लर्नर लीव्स मोर टू प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग। ये जो साइनॉप्टिक लर्नर हैं ये ज़्यादातर अपने प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग पे इन्हसार करते हैं। मतलब कि वो इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाता, इतनी ज़्यादा सिस्टम के थ्रू नहीं कोई चीज़ सीखता, वो वो एक नेचुरल वे में सीखता है किसी भी चीज़ को, या नेचुरल वे में सीखना प्रेफर करता है। जैसे कि अब यही इंग्लिश लर्नर की मिसाल लें, पहले वाला तो सिस्टम के थ्रू चल रहा था ना, एक सिस्टमेटिक व्यू में चीज़ को ले रहा था, चीज़ को सीख रहा था। दूसरा वाला क्या करेगा, वो एक बेसिक सी जो है इंफॉर्मेशन उस लैंग्वेज के हवाले से ले लेगा, अपने दिमाग में बिठा लेगा, अपने आप को बता देगा ठीक है ये ए है, ये बी है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस सिस्टम के ये बेसिक स्ट्रक्चर है इस इंग्लिश का। देन वो आगे क्या करेगा, वो इंग्लिश मूवीज़ देखना शुरू कर देगा, इंग्लिश सीरीज़ देखना शुरू कर देगा, तो उसे वो इवेंचुअली वो चीज़ सीखने लग जाएगा, उस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना शुरू कर देगा, चाहे टूटी फूटी कर रहा है, पर उसे पता है कि इस तरह नेचुरल वे में मैं सीख जाऊंगा, तो वो जी नेचुरल वे में प्रेफर करते हैं। तो इसका जो मुख्तसर मैं कहूँ सिंपल वे में इक्टेनिक है या एक्सटेनिक है, जो भी है, इक्टेनिक जो लर्नर है वो एक सिस्टम के थ्रू कोई चीज़ सीखते हैं,
जो दूसरे हैं वो नेचुरल वे में चीज़ सीखना पसंद करते हैं। ठीक है, आगे जी फिर जी मज़ीद MCQs आ जाएँ जी। लर्निंग स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज़ आर ऑफन इंटर रिलेटेड। आपकी जो लर्निंग स्टाइल्स हैं और जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होती हैं, एक दूसरे पे इन्हसार करती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। स्टाइल्स आर मेड मैनिफेस्ट बाय स्ट्रेटजीज़। जिस तरह के आपका स्टाइल होगा उसी तरह की आप स्ट्रेटजी अपनाएंगे किसी भी चीज़ को सीखने में। ये तो नहीं ना हो जाएगा कि आप अगर देख के सीखने वाले हैं तो आप स्ट्रेटजी रट्टे मारने वाली लगा रहे हैं कि मतलब मैं ऊंचा ऊंचा बोल के ख़ुद को याद करवा रहा हूँ। ये तो नहीं ना होगा। आप अपने स्टाइल के मुताबिक ही कोई स्ट्रेटजी सेट करेंगे। स्ट्रेटजी इज़ नीदर गुड नॉर बैड। MCQs इट इज़ एसेंशियली न्यूट्रल। ये जी न्यूट्रल होती है अगेन MCQs। अच्छा जी, अ स्ट्रेटजी इज़ यूज़फुल अंडर दीज कंडीशन। एक कोई भी स्ट्रेटजी 3 कंडीशंस के अंडर यूज़फुल होती है। वो क्या है 3 कंडीशंस? इट रिलेटेड वेल टू द L2 टास्क एट हैंड। के जी लर्नर को जो भी अभी उसके सामने जो पड़ी हुई है चीज़ उसे सीखना है तो वो जी स्ट्रेटजी उसके काम तो आए ना, उस चीज़ को सीखने में, उस काम को मुकम्मल करने में, तभी वो यूज़फुल होगी। सबसे पहले शर्त ये है कि वो स्ट्रेटजी यूज़फुल होनी चाहिए उस काम को मुकम्मल करने में। अब आपके सामने MCQs हैं, ठीक है, आपने उन्हें याद करना है। तो अब ये तो नहीं ना होगा कि आप उन्हें याद कर करके तो लिखेंगे, नहीं ना। आप तो क्या कहते हैं MCQs क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखने के तो नहीं दिए जाते, आपको तो बस पिक करने के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें आपका कौन सी स्ट्रेटजी काम आएगी? आपकी ऑब्जर्वेशन की स्ट्रेटजी काम आएगी कि आपने अपने नोट्स में क्या कॉन्सेप्ट ऑब्ज़र्व किए और वो जो MCQs आप दे रहे हैं उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन की स्ट्रेटजी काम आएगी, आपकी देखने की स्ट्रेटजी काम आएगी, या अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाने की स्ट्रेटजी काम आएगी। ठीक है, तो इट रिलेट्स वेल टू द L2 टास्क एट हैंड। इट्स के फिर जी दूसरी कंडीशन क्या है? इट फिट्स द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल प्रेफरेंस टू 1 डिग्री और अनदर। ये जी आपके स्टाइल के साथ भी सूट करनी चाहिए, या ये तो नहीं ना होगा कि आपका लर्निंग स्टाइल कुछ और होगा तो स्ट्रेटजी आपने कुछ और बना ली तो आप तो बिल्कुल ही गए काम से। ठीक है, द स्टूडेंट्स एम्प्लॉय द स्ट्रेटजी इफेक्टिवली एंड लिंक इट विद अनदर रेलिवेंट स्ट्रेटजी। आपने एक स्ट्रेटजी एक लर्निंग टास्क में अपना ली, ठीक है, कि जी मिसाल के तौर पर कि आपने कहा कि मैंने कॉन्सेप्ट सिर्फ अपने दिमाग में बिठाने हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाने बेसिक से अपनी ज़ुबान में। ठीक है, तो अब अगली बारी आ गई MCQs की। अब MCQs याद करते हुए आप क्या करेंगे? आप यही ऑब्जर्वेशन की जो है स्ट्रैटेजी हमने पहले अपनाई, या आप अपने उस MCQs के लर्निंग के ऊपर अप्लाई करेंगे कि ठीक है इसके ऊपर भी मैं अपने बस कॉन्सेप्ट बिठाऊंगा जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं द स्टूडेंट एम्प्लॉय द स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली एंड लिंक इट विद अनदर रेलिवेंट स्ट्रैटेजी। कि आपने एक जगह एक स्ट्रैटेजी अप्लाई की, वही उसी को लिंक कर दिया दूसरी स्ट्रैटेजी के साथ, दूसरी लर्निंग स्टाइल के साथ। ठीक है, तो जी इन 3 कंडीशंस के अंडर जो है आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो यूज़फुल हो सकती है। फिर जी आप कलाबे मिला देंगे, वो एक उन्होंने न्यू कॉन्सेप्ट इतने चैप्टर्स के बाद दिया है आपको, तो वो अब उसकी तारीफ़ में कलाबे मिला देंगे, बाद में क्रिटिसिज्म भी कर देंगे और फिर पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। बहरहाल MCQs अगेन इन लैंग्वेज लर्निंग फील्ड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज इम्प्लाई कॉन्शियस मूवमेंट टूवर्ड अ लैंग्वेज गोल। जी लैंग्वेज लर्निंग के फील्ड में स्ट्रेटजीज़ का क्या डेफिनेशन है कि आप कॉन्शियस मूवमेंट कर रहे हैं, अपने दिमाग को उस तरफ ला रहे हैं कि जिस तरह आपने सीखना है कुछ। आपकी लैंग्वेज का क्या गोल है? मिसाल के तौर पर अगर एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखना, एक इंग्लिश लर्नर सीख रहा है तो उसका गोल है कि मैंने बस
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, तो आप उस हवाले से फिर अपने कॉन्शियस मूवमेंट करते हैं, आप उसी तरफ ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि ज़्यादातर मैंने कम्युनिकेट ही करना है इफ़ेक्टिवली। आप फिर ये इस तरह ना छोटे मोटे कामों में नहीं पड़े रहते कि ग्रामर क्या है तो वर्ब क्या है तो सब्जेक्ट क्या है। तो जी लैंग्वेज लर्निंग की फील्ड में स्ट्रेटजी क्या है, कॉन्शियस मूवमेंट है। अच्छा जी, ऑक्सफोर्ड आइडेंटिफाइड 6 मेजर ग्रुप ऑफ L2 लर्निंग स्ट्रेटजीज। ऑक्सफोर्ड ने 6 ग्रुप्स दरियाफ्त किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि L2 लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के हवाले से हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहले जी, सबसे पहले कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ में क्या आता है? रीजनिंग आती है, नोटिंग आता है एंड सिंथेसाइजिंग आता है। मतलब कि आपने कोई चीज़ सीखनी है तो सबसे पहले आप रीजनिंग, आप उसकी वजह अपने दिमाग में बिठाते हैं। वजह मतलब लॉजिक उसकी अपने दिमाग में बिठाते हैं, और वो लॉजिक जब आपके दिमाग में बैठ जाती है तो इवेंचुअली वो आपको चीज़ याद हो जाती है, मतलब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है। दूसरा है नोट टेकिंग। नोट टेकिंग क्या होता है कि आप ये कहते हैं कि मैं कोई चीज़ नोट कर लूँ पेपर पे, उसे बाद में याद करने के लिए, तो वो बाद में याद करेंगे तो कॉन्शियस स्ट्रैटेजी, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी हो गई ना वो, क्या आप अपने दिमाग में मेमोरी के लिए नोट टेकिंग कर रहे हैं। फिर जी सिंथेसाइजिंग होता है। सिंथेसाइजिंग क्या होता है कि आपके सामने डिफरेंट चीज़ें टीचर ने बयान कर दी हैं, ठीक है, डिफरेंट नहीं मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें। आपने क्या किया? आपने उन चीज़ों से कॉमन कॉन्सेप्ट उठाया और अपने दिमाग में बिठा लिया कि अच्छा ठीक है, ये कॉमन है इन 3 चीज़ों में, ये हैं तो एक दूसरे से डिफरेंट पर ये इसी तरह चलती हैं, एक ही तरीक़ेकार से चलती हैं। तो ये जो सिंथेसाइजिंग ये होता है। तो जी कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ में ये आता है। मेटा कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ में क्या आता है? आइडेंटिफाइंग वंस ऑन प्रेफरेंसेस एंड नीड्स। आप अपनी प्रेफरेंसेस या अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अच्छा मैं ये मुझे याद हो सकता है, ये याद नहीं हो सकता, या मुझे ये याद करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। प्लानिंग, आप फिर उस चीज़ को लर्न करने की प्लानिंग करते हैं कि मैं इसे किस तरह याद करूँगा। मॉनिटरिंग, आप अपने जो है स्ट्रैटेजी को उसे मॉनिटर करते हैं कि अच्छा मुझे इस तरह याद हो भी रहा है, स्ट्रैटेजी को फॉलो करके याद हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। मिस्टेक्स एंड इवैल्यूएटिंग टास्क सक्सेस, कि आपने कोई फिर जब आप मिस्टेक्स करते हैं या फिर इवैल्यूएट करते हैं अपने सक्सेस को कि अच्छा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए मैंने ये लर्न किया, मुझे कितना लर्न हुआ, कितना मेरी सक्सेस थी बाय अप्लाइंग दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों को मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ में लाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मिसाल दूँ मैं, वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं। वर्ड्स मीनिंग अब किसी को क्या कहते हैं, कहता है कि मैंने लिख के याद करने हैं, ठीक है, तो वो प्लान करेगा। पहले तो ये प्लानिंग में आ गया ना कि मुझे मैं ये लिख के याद करूँगा, ठीक है। फिर जी जब वो लिखेगा तो वो मॉनिटर करेगा कि मुझे कितने का लिख के याद हुआ है। फिर उसके बाद वो जब मॉनिटर करेगा, इवैल्यूएट करेगा, तो फिर वो देखेगा कि कितने उसके वर्ड्स मीनिंग ठीक हैं, लिख के उसे कितने याद होते हैं, कितने उसके दिमाग में बैठ गए हैं। फिर वो मॉनिटर करने के बाद इस चीज़ को देखेगा ठीक है, लिखने के बाद मुझे अच्छी तरह याद हो गया है ये काम, ठीक है। ये जी मेटाकॉग्निटिव में ये चीज़ आती है। ये बहुत ही मैंने कोई फजूल सी सिंपल सी करके मिसाल दी है, ठीक है। मेमोरी रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं? एक्रोनिम्स, साउंड सिमिलैरिटीज़, इमेजेस, कीवर्ड्स। मेमोरी रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ में ये आता है एक्रोनिम्स के मिलते जुलते अल्फाज। वेट, एक्रोनिम्स ये नहीं, एक्रोनिम्स ये नहीं होते। एक्रोनिम्स ये होते हैं ये जो बहुत लंबे नाम होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस के, हम उनके इनिशियल्स उठा लेते होते हैं और उनको फिर बोल देते होते हैं, इस तरह हम याद कर लेते हैं। जैसे
नेशनल अकाउंटेंट ब्यूरोक्रेसी आई थिंक इसका होता है, नेशनल अकाउंटेंसी ब्यूरोक्रेसी, आई थिंक नैप का ये होता है। तो हम इसकी इतनी लंबी नहीं फॉर्म याद करते, हम सिंपल से उसको छोटा सा उसके इनिशियल उठा के तो हम याद कर लेते होते हैं। तो ये हमारी मेमोरी रिलेटेड स्ट्रैटेजी है कि अच्छा ये एक स्ट्रैटेजी है, इसके थ्रू हम याद कर सकते हैं लंबे लंबे नामों को। एक एक्रोनिम्स आ जाता है, उसमें साउंड सिमिलैरिटीज आ जाती हैं, एक वर्ड किसी दूसरे साउंड से मिलता जुलता है तो आपने वो याद कर लिया कि अच्छा ठीक है। जैसे कि अक्सर ही अरबी के अल्फाज इस तरह के होते हैं जो हमारी उर्दू से बहुत ज़्यादा मिलते होते हैं, तो हमें उन अरबी के अल्फाज पढ़ के वो याद हो जाता होता है, इस्लामियात के जैसे 9-10 में याद हो जाता था। इमेजेस होते हैं जी, कीवर्ड्स होते हैं, कंपनसेटरी स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। फिर कंपनसेटरी स्ट्रेटजीज में क्या आता है, गेसिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, ये जो हमें अक्सर ही इंग्लिश में दे दिया जाता है, गेसिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, सिरकमलोकेशन, गेस्चर्स एंड पॉज वर्ड्स, ये जी सारी कंपनसेटरी स्ट्रेटजीज में आती हैं। सिरकमलोकेशन क्या होता है कि आप ये अक्सर ही लर्निंग के जो लोग लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं ना, वो ये यूज़ करते हैं स्ट्रेटजी। ये क्या होता है कि आपने एक चीज़ को, एक वर्ड को मुख्तसर अल्फाज में भी आप बोल सकते हैं, पर लेकिन नहीं, आपने उसका मीनिंग एक डिटेल वे में अपने दिमाग में महफूज कर लिया या बोल दिया, ठीक है। तो ये कंपनसेटरी है कि मतलब आपको वो उस चीज़ का मतलब समझ आ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ रहा है, ठीक है। इसको ये कहते हैं गेसिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। मुझे नहीं लगता इसका मुझे बताना चाहिए। गेस्चर्स के थ्रू भी आप के आपने एक वर्ड, आपने जैसे जंप, ठीक है, अब आप जंप करेंगे तो आपको वो वर्ड याद हो गया, ये आपको मीनिंग आपको दिमाग में बैठ गया, या आपके सामने कोई जंप कर रहा है, ठीक है, तो आपने उसका मीनिंग अपने दिमाग में बिठा लिया उसको प्रैक्टिकली देख के। पॉज वर्ड्स भी इसमें आ जाते होते हैं। फिर जी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज आती हैं, आइडेंटिफाइंग वंस मूड एंड एग्जाइटी लेवल। जी आप अपना मूड और एग्जाइटी लेवल को एनालाइज कर पाते हैं कि आपको पता लगता है कि मैं ये चीज़ सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता, मेरा मूड क्या है, मैं इसको सीख भी सकता हूँ कि नहीं सीखता, मुझे ये मुश्किल लग रहा है, मुझे ये आसान लग रहा है। लेवल टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स, क्या आप अपनी फीलिंग्स के बारे में जान सकते हैं या बात कर सकते हैं। रिवॉर्डिंग वन सेल्फ, के आपने अगर एक चीज़ सीखी है तो आप खुद को उस पर रिवॉर्ड कर रहे हैं, आप उसको अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, या इस तरह की जो है टेक्निक्स वो टीचर भी यूज़ करती हैं कि अक्सर ही वो एक रिवॉर्ड रख देती होती हैं कि जो भी ये बच्चा करके लाएगा तो उसको ना मैं ये इनाम दूंगी। ये जैसे हमारे एजुकेशनल सिस्टम में होता है कि जी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन तो बच्चे इसी का उसमें याद करने बैठते हैं। तो ये जी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज में आता है जिसमें ज़्यादातर इमोशंस पाए जाते हैं, ठीक है। सोशल स्ट्रेटजीज़ में क्या आता है, आस्किंग क्वेश्चन, कि आप सोशली किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, कि आप उसके बारे में सवाल करते हैं कि ये चीज़ क्यों है, कैसे है, क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं चीज़ को सीखने के लिए, या टीचर से बात करते हैं। जो भी आप सोशली करेंगे किसी चीज़ को सीखने के हवाले से, वो जी आपकी सोशल स्ट्रेटजी में आती है। फिर जी बिग्स आ गया है, उसने भी आके अपना काम में मुझसे भी सुन लो, मैं भी कुछ देने लगा हूँ। बिग्स categorize learning strategies differently, that is by grouping learning approaches by the purpose of learning। बिग्स ने जी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को कैटेगराइज कर दिया है, किस हवाले से कि जी आप ना अपनी स्ट्रेटजी को अपने पर्पस के हवाले से डिसाइड करते हैं। आपकी लर्निंग का जो भी पर्पस है ना, आप उसी हवाले से आपकी अपनी लर्निंग स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे, ऐसे रैंडम उठा के नहीं कर देंगे। तो दिस मॉडल एंड
इंस्ट्रूमेंट एड्रेस बोथ मोटिवेशन एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। तो वो कह रहा है कि इस जो मॉडल में आपकी जिस तरह की मोटिवेशन होगी किसी भी चीज़ को सीखने की, जो आपका लेवल होगा मोटिवेशन का, उसी तरह की आपकी स्ट्रेटजी होगी, आप उसी तरह की स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। तो जी 3 कैटेगरीज होती हैं आपकी मोटिवेशन की। वो जी एक होती है सरफेस, एक अचीविंग, एक डीप। सरफेस में क्या होता है? सरफेस टू गेट अ टास्क डन विद लिटिल पर्सनल इन्वेस्टमेंट। जी सरफेस स्ट्रैटेजी में आप क्या करते हैं कि आप बस काम को मगरो लाते हैं, कि आप बस कहते हैं बस ठीक है काम हो जाए सही, विदाउट एनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप इतना ज़्यादा ना अंदर नहीं घुसते होते, बस काम को ख़त्म करते हैं, करके परा मारते हैं। अचीविंग में क्या आता है? अचीविंग टू सक्सीड इन कंपटीशन एंड गेट गुड मार्क्स। अचीविंग में आप ये कहते हैं, आपकी मोटिवेशन यह होती है कि मैंने किसी चीज़ को हासिल करना है, अचीव करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हाँ जी, उन्होंने मिसाल दी है कि कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया तो गेट अ गुड मार्क्स, तो यह एक अचीवमेंट है, ये आपकी मोटिवेशन है। उसी हवाले से फिर आप स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। डीप में क्या आ जाता है? टू मेक पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन द टास्क थ्रू एसोसिएशन एंड एलेबोरेशन। डीप में ये होता है कि आपकी मोटिवेशन बहुत डीप होती है, आप किसी चीज़ को लर्न करने की कोशिश करते हैं अपने लिए, आपकी जो होती है इंटेंशन बहुत डीप होती हैं, आप उस चीज़ से आप उस चीज़ में पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स की, अपनी मोटिवेशन की, या जो भी जिस तरह भी आपने है आपकी मोटिवेशन के मैंने सीखनी है ये चीज़ अपने लिए, अपने दिल के लिए, या जो भी मर्जी। बहरहाल 3 है, एक सरफेस है, एक अचीविंग है, एक डीप है। आप इसे ये कह लें कि एक ऊपर है, एक दरमियान है, एक सबसे डीप है। ठीक है, बस जी इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।